जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और खास गमछा लहराकर बिहार वासियों का धन्यवाद किया। यह नजारा देखकर पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर एनडीए ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। इस जीत से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। लोगों ने कहा कि यह जनता का भरोसा और विकास की जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के बड़े नेता पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पटना पहुंचे। गांधी मैदान में हुआ यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य रहा। लोगों की भारी भीड़ इस पल की गवाह बनी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर बिहार को नए युग की ओर ले जाएंगे। मंच पर नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता के विश्वास और विकास की जीत है। उन्होंने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार नई पहचान बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान मीडिया और जनता का जोश देखने लायक था। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना उनका लक्ष्य है। नई सरकार युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण पर काम करेगी। कार्यक्रम में सभी दलों के नेता और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब तकनीक और कनेक्टिविटी का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि एक विश्व एक परिवार का विचार भारत ने ही दुनिया को दिया है। त्रिवेदी ने बताया कि देश की राजनीति अब विकास और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका संबोधन लोगों में उत्साह भर गया। तेल अवीव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजराइल व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया, भारत प्रतीक के साथ। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर नई तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कृषि, रक्षा और साइबर सुरक्षा में साझेदारी पर जोर दिया। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि समुद्र हमारी साझा विरासत है। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। डोभाल ने सदस्य देशों को सहयोग बढ़ाने की अपील की। बैठक में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एनडीए सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी गरीब कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू किया है। जनता में सरकार के काम को लेकर सकारात्मक माहौल है। बिहार की नई सरकार में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। इस बार भाजपा के 14 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीयू को केवल 8 मंत्रालय मिले हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी को मिल सकता है। इससे पार्टी का प्रभाव और बढ़ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी बदलना होगा। भारत हमेशा से सुधार और समावेशिता का पक्ष धर रहा है। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वह न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी से मिलेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने पहले ममदानी का कड़ा विरोध किया था। अब इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि यह मुलाकात आपसी मतभेद खत्म करने का मौका होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 350% टैरिफ की धमकी के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे। उन्होंने इसे अपनी कूटनीतिक सफलता बताया। ट्रंप के इस बयान पर सोशल मीडिया में तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए। यह फैसला राज्यों में अटके कई बिलों के लिए राहत की खबर है। न्यायपालिका ने कहा कि शासन की गति रुकनी नहीं चाहिए। लाल किले विस्फोट मामले में जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर उमरू नबी को यूनिवर्सिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। वह 6 महीने तक रहस्यमय तरीके से गायब भी रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं।
भारत की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी है। इससे भारत की एंटी टैंक और लंबी दूरी की मारक क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। सेना को इससे बड़ी रणनीतिक मजबूती मिलेगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने COP30 शिखर सम्मेलन में जलवायु समझौते पर तेजी से अमल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों को पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए साथ आना होगा। भारत और ब्राजील ने मिलकर हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। सम्मेलन में कई वैश्विक नेता मौजूद रहे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार अगले 5 सालों में विकास का नया चेहरा बनेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का समारोह में न आना जनता का अपमान है। तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर बिहार को अग्रणी राज्य बनाएंगे। लोगों ने उनके भाषण पर जोरदार तालियां बजाईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें देश की आर्थिक वृद्धि को रोक रही हैं। IMF ने तत्काल सुधार और पारदर्शिता की अपील की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को फर्स्ट बिहार बनाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच और नीतीश कुमार के अनुभव से राज्य का कायाकल्प होगा। नई सरकार रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस करेगी। चिराग ने जनता से वादा किया कि विकास का हर वादा पूरा होगा। भारत ने COP30 सम्मेलन में छोटे द्वीपीय देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विशेष पहल की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत तकनीकी सहयोग और सतत विकास में वैश्विक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत हरित ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन में भारत की इस पहल की खूब सराहना हुई। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 28 बिंदुओं वाली शांति योजना पर गोपनीय रूप से काम शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है। योजना में युद्ध विराम और चरणबद्ध समाधान की बात कही गई है। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल रहेंगे। समारोह सुबह 11:55 बजे से शुरू होगा, जिसमें साधु, संत और आम लोग भी भाग लेंगे। अयोध्या नगरी को इस मौके पर फूलों से सजाया जा रहा है। रूस का एक जासूसी जहाज ब्रिटेन की सीमा के नजदीक आ गया। ब्रिटेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी कि अगर जहाज आगे बढ़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को गंभीर बताया और अलर्ट जारी किया। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी एक बार फिर फट गया। राख और लावा करीब 13 किलोमीटर तक हवा में फैल गया। भौगोलिक एजेंसी ने आसपास के इलाकों को खाली कराया है। सरकार ने आपातकालीन सहायता टीमों को मौके पर भेजा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन केस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इन दस्तावेजों से कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ सकते हैं। फाइलें एपस्टीन की गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़ी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कई पुराने रहस्य उजागर होंगे। भारत ने UAE नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा 3 और एयरपोर्ट्स तक बढ़ा दी। अब कोच्चि, कालीकट और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी UAE नागरिकों को तुरंत वीजा मिलेगा। यह कदम दोनों देशों के रिश्ते और पर्यटन को मजबूती दे। व्यापारिक यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सेंटर पिनी वो दिल्ली पहुंची। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक को द्विपक्षीय रिश्तों की नई शुरुआत माना जा रहा है। बांग्लादेश के NSA खलील उर रहमान ने दिल्ली में अजीत डोभाल से मुलाकात की। बैठक में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग और सीमा सुरक्षा पर सहमति जताई। इस बैठक से भारत बांग्लादेश संबंधों में नई ऊर्जा आई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता D.K. शिव कुमार ने राजनीतिक फेरबदल के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पद हमेशा के लिए नहीं होता, बदलाव लोकतंत्र की पहचान है। राज्य की राजनीति में यह बयान हलचल मचा रहा है। लोग इसे नवंबर क्रांति के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली बम धमाके की जांच में कई संदिग्धों के नाम सामने आए। जांच में पता चला कि कुछ आरोपी पाकिस्तान के संपर्क में थे। नामवर को संपर्क के कारण सुरक्षा एजेंसियां अब हर व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी की जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 11 दिन की NIA रिमांड पर भेजा। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप हैं। NIA उसकी विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में जीरो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा, जहां विश्व के बड़े नेता शामिल होंगे। यहां जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। भारत इसमें अहम भूमिका निभाने जा रहा है। गोवा 20 से 28 नवंबर तक 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार और निर्देशक भाग लेंगे। उद्घाटन में अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झलकियां भी पेश होंगी। CSIR, IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर जेनेटिक एडिटिंग चिकित्सा का विकास शुरू किया। यह भारत के जीनोमिक क्षेत्र में बड़ी छलांग मानी जा रही है। इससे देश में स्वदेशी जीन उपचार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसे चिकित्सा इतिहास का अहम पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए। इस योजना से किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में है। बिहार में कांग्रेस की हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन रणनीति पर पुनर्विचार करने की अपील हुई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी में नए समीकरण बन सकते हैं। सपा अब संगठन को मजबूत करने में जुटी है।